ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग सेक्शन को, जहाँ पर हम देखेंगे कि देखो इस 19th सेंचुरी 18वीं और 19वीं शताब्दी जो थी उस टाइम पीरियड में क्या था, नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स बनकर के सामने आया जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे थे। वो बहुत सारे चेंजेस जो थे वो पॉलिटिकली और मेंटली थे। पॉलिटिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस मतलब लोगों की आइडियोलॉजी में भी चेंज। और इन चेंजेस का या फिर इस नेशनलिज्म का, इस फीलिंग का क्या फायदा हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकला? तो इसका रिजल्ट निकला कि जितने भी जो पहले देश हुआ करते थे वो डायनेस्टिक एम्पायर, तो वो डायनेस्टिक एम्पायर से बन चुके थे नेशन स्टेट। यानी कि इनका यही था कि वो एक डायनेस्टी को हटा करके एक उसको नेशन स्टेट बनाए, जहां पर लोगों को उनके राइट्स मिले, लोगों को सिटीजन माना जाए और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम हो। तो ये इस तरीके से था। लोग डायनेस्टिक रूल्स को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, डायनेस्टिक रूल को पसंद नहीं करते थे। वो लोग, सब लोग क्या चाहते थे? नेशन स्टेट चाहते थे। एक मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें मॉडर्न पॉलिटिक्स, मॉडर्न स्टेट वाला क्या सिस्टम था वो देखो कि एक सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज, सोवरेनिटी कंट्रोल और क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। जो टेरिटरी जिसकी भी स्टेट की होगी उस पर एक सेंट्रलाइज पावर जो है वो क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, रोल करेगी। और ये जो था, ये जो टाइम पीरियड था इसमें ये लंबे समय में डेवलप होने वाली एक चीज थी, ये अचानक से नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आप बात करने वाले हैं नेशन स्टेट्स के बारे में। तो नेशन स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं। तो पहला नेशनलिज्म के बारे में क्लियर एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है 1789 में, 1789 में। और 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पूरे यूरोप में पहली ऐसी कंट्री जहां पर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो शो हुई, वो थी नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा लगा कि अब पूरे यूरोप में क्या होगा? नेशनलिज्म के लिए रिवॉल्यूशन होगा। ये एक बात मुझे याद आ रही है, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था ना कि जब फ्रांस को छींक आती है, ठीक है, तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये वाली बात है। नेशनलिज्म की पहला एक्सप्रेशन हमें कहाँ पे मिला है? यूरोप में। वो मिला है फ्रांस में। और उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कैसे बारी बारी से और भी अदर जो स्टेट थे या डायनेस्टी थी वहां पर भी हमें ऐसा नेशनलिज्म देखने को मिलता है। अब देखो, जब नेशनलिज्म वहां पर आया तो फ्रांस में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो चेंजेस थे वो क्या थे? पॉलिटिकल चेंजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे। इन सब चेंजेस की वजह से, और सबसे बड़ा चेंजेस क्या था कि जो पावर थी वो डायनेस्टिक रूलर से हटा करके अब फ्रांस के सिटीजन्स ने जो एक बॉडी बनाई थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, अब उसके पास थी, यानी गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट के पास अब सारी पावर थी, ठीक है। तो नेशनलिज्म में यहाँ 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें ये उसने क्लेम किया कि अब एक कॉन्स्टिट्यूट बनाया जाएगा और जो लोग हैं वही क्या करेंगे? अब पूरे कॉन्स्टिट्यूट की मदद से देश को एक शेप देंगे और देश पे रोल करेंगे और उसकी डेस्टिनी लिखेंगे। मतलब कंट्री को अब एक तरीके से रोल करने वाले कौन थे? उसी के लोग थे, और पहले डायनेस्टिक रूलर्स उसको रोल करते थे। अब हम एंटर करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसके वजह से नेशन का आइडिया जिस तरह से सामने आया वो अब हम देखते हैं। तो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले ऐसा नहीं है कि अचानक से ही सामने आ गया कि हाँ किसी दिन लोग बैठे थे उनको मन में आया कि चलो रेवोल्यूशन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस रेवोल्यूशन 1789 में होने के लिए कई सालों तक वहां पर मेहनत की गई थी, कई सारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज की तरफ से। जो फ्रांस में जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने इससे पहले कई सारी मेहनत की है। उन्होंने क्या किया? लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की, लोगों में यूनिटी लेके आए। लोगों में फ्रेंच जो लोग थे उनमें एक यूनिटी लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनमें कॉमन बिलोंगिंग्स लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको उन्होंने अच्छे तरीके से पूरा किया। अब जैसे उन्होंने क्या काम किया है, तो सबसे पहले उन्होंने एक आइडिया था, ला पेट्री ले सिटियोन। ला पेट्री का मतलब क्या है? पितृभूमि। हिंदी में उसको बोलते हैं पितृभूमि, और इंग्लिश में बोलते हैं द फादरलैंड, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिया में मातृभूमि बोलते हैं ना, वैसे ही फ्रांस में बोलते हैं ला पेट्री यानी कि द फादरलैंड। और दूसरा जो वर्ड है वो है ले सिटियोन। ले सिटियोन का मतलब है सिटीजन्स,
ठीक है, सिटीजन यानी नागरिक। तो इस तरह के जो वर्ड्स थे वो यूज होना शुरू हो गए और लोग आपस में जैसे हम बोलते हैं मिस्टर मिसेस, ऐसा नहीं, उल्लेसिडियन, इस तरह से वो यूज करते थे। इससे क्या होगा, लोग बार बार जब इस चीज को दोहराएंगे तो उनके मन में देशभक्ति वाली भावना जन्मेगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। तो इनसे क्या होता है, देशभक्ति वाली भावना डेवलप होती है। एक नया फ्रेंच फ्लैग डेवलप किया गया, ठीक है, एक नया झंडा बनाया गया जिसको ट्री कलर बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। और ये जो था ये बिल्कुल अलग था किससे, जो पहले वहां पर रॉयल फ्लैग हुआ करता था उससे। एक तो इसको डेवलप किसने किया है, लोगों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी उन्होंने डेवलप किया है। और इसको हम बोलेंगे ट्री कलर, फ्रेंच ट्री कलर, ठीक है। स्टेट जनरल, इसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। स्टेट जनरल एक इंस्टीट्यूट था जिसमें एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो शामिल हुआ करते थे और वो डिसाइड करते थे कि भाई टैक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसी एक्टिव सिटीजन्स के स्टेट जनरल ने अपने आप को नया नाम दिया था टेनिस कोर्ट की ओथ। आपको याद होगी टेनिस कोर्ट की जो ओथ हुई थी उसमें उन्होंने अपना नया नाम रखा था नेशनल असेंबली। अब इसमें भी आप वर्ड देखो, नेशनल असेंबली, ठीक है, राष्ट्रीय सभा इसका नाम रख दिया गया। अब उन्होंने कई सारी चीजें डेवलप की, जैसे कई सारे हाइम्स उन्होंने डेवलप किए, कंपोज किए, नए नए गाने उन्होंने बनाए, नई नई कविताएं उन्होंने लिखी जो देशभक्ति को रिप्रेजेंट करती थी। और टेकन, ठीक है, शपथ ली जाती थी देश के नाम पर, ठीक है, लोगों को शपथ दिलाई जाती थी। इसके अलावा कई सारे जो शहीद होते थे उनको गौरवान्वित बताया जाता था, उनको ग्लोरी दी जाती थी। जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों में एक जैसे आर्मी होती है उसके लिए रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। अब ये जो रिवोल्यूशन हुआ इसकी वजह से कई सारे चेंजेस हमें फ्रांस में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक चेंज था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सिस्टम था वो वहां पर आ गया, ठीक है। अब एक सेंट्रल पावर थी जो पूरा फ्रांस को कंट्रोल करती थी। दूसरा, उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ लेके आए, वो यूनिफॉर्म लॉ हर सिटीजन, मतलब सिटीजन डायनेस्टी गवर्नर में क्या होता था कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है उन तीनों में अलग अलग डिफरेंस किए जाते थे। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही थी, थर्ड स्टेट को। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिए, एक कानून बना दिया ताकि कोई भी सिटीजन हो सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। और कई जगह पर उन्होंने क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह को कंप्लीटली बैन कर दिया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो लगती थी उसको हटा दिया। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो टैक्स लगता था वो भी नहीं होगा। लोग जो ट्रेडर्स होते थे वो एक जगह से दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे शहर में जाते थे तो उनको बार बार टैक्स देना पड़ता था। दूसरी एक और चीज है, इन्होंने क्या किया कि जो पहले अलग अलग मेजरमेंट चलता था, अलग अलग वेटेज वाला जो सिस्टम था उसको भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया। और वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम में था क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए आप किसी एक जगह से फ्रांस में दूसरे शहर से आपने 1 किलो कोई चीज खरीदी और आप जब अपने स्टेट में या अपने शहर में आए, आपने उसको तोला तो आपने तोला और आपने पाया कि वो 1 किलो नहीं, वो तो आपके अकॉर्डिंग 800 ग्राम है, 800 ग्राम है। तो ये डिफरेंस जो था इन्होंने खत्म कर दिया पूरी कंट्री में। एक एग्जांपल में मिलता है एलए, ठीक है। एलए कपड़ा नापने का एक फीता या मीटर हुआ करता था जिसमें कई जगह पर अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। तो याद रखना एलए क्या है, एला मेजरमेंट का एक टाइप है। लोग वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करने लग गए, फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा बोलने लग गए। स्पेशली पेरिस में फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको ज्यादा डेवलप किया गया। लोग फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा बोलते थे। कई सारे उन्होंने जो लिखावट वाले काम है या रिटर्न वाले काम है वो सारे काम उन्होंने किसमें किए हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में किए हैं। ओके, अब हम अगला जो हिस्सा है पार्ट वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे।